वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, 12th क्लास पार्टनरशिप स्टेट बोर्ड और चैप्टर के बढ़ते हुए अब हम आप पहुँचे हैं साझेदारी फर्म के विघटन पर या साझेदारी फर्म का समापन। ठीक है, या डिसॉल्यूशन या वाइंड अप भी बोलते हैं उसको। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये और नो डाउट न्यूमेरिकल्स थ्योरी सब आता है इससे। अब यहाँ पे साझेदारी फर्म का विघटन हो रहा है। ठीक है, यानी कि सभी साझेदार करें ठीक है भैया बहुत हो गया, बिजनेस को बंद करें। तो बंद होगा तो अब देखिए क्या होता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। तो जब स्टार्ट हुआ था पार्टनरशिप फर्म बनी थी तब भी उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, वैधानिक औपचारिकताएँ थी। तो बंद होगा तो ऐसा नहीं होगा कि रातों रात बंद की और खेल खत्म। ठीक है, जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा, मान लीजिए एक सोल ट्रेडर है, एकल व्यवसायी है। ठीक है, एक दुकान है किसी व्यक्ति की, यदि मान लीजिए जनरल गुड्स है, किराने की दुकान है या किसी भी तरह की नॉर्मल एक सोल ट्रेडर है वो, और यदि वो दुकान बंद करना चाहता है, वैसा ना करे तो ये अच्छी बात है, फिर भी किसी कारण से यदि वो दुकान बंद करता है हमेशा के लिए, तो आपने देखा होगा कि रातों रात जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ से आया था होलसेलर से उसको वापस कर दिया जाता है। मतलब एक दो दिन में पूरी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती सोल ट्रेडरशिप में। ठीक है, लेकिन अब ये पार्टनरशिप है तो बनी सी बात है, कंपनी में और ज़्यादा बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो पार्टनरशिप यानी साझेदारी फर्म का विघटन हो रहा, फर्म बंद हो रही है, तो कुछ अकाउंटिंग भी करनी होती है। आपने देखा होगा कोर्ट की तरफ से जो है, न्यायालय की तरफ से जब इंसॉल्वेंट पार्टनर दिवालिया होता है तब भी तो एक लिक्विडेटर या समापक की नियुक्ति की जाती है, उसके चार्जेस भी फर्म को देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सारा कैलकुलेशन अब जो है वो किस में हो गया, एक स्पेशल अकाउंट बनता है, उसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट या फिर वसूली लेखा या वसूलीकरण लेखा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, इसे आप ध्यान रखें, इसलिए हल्का सा फॉर्मेट बना दिया आपके सामने। और टॉप पे इसमें हम क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, RELISATION, रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर इसे हम वसूली लेखा भी कहते हैं। ये इसका डेबिट पक्ष हो गया, ये इसका क्रेडिट पक्ष हो गया, यहाँ पर ये अमाउंट का कॉलम रहेगा और इसमें विवरण यानी पर्टिकुलर्स लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। और उसके बाद में हमें फिर किस तरह से एंट्री करनी है, वो लेज़र पोस्टिंग करनी है। एंट्री भी आप उसी लेज़र पोस्टिंग के माध्यम से एंट्री करने, जर्नल एंट्री भी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो ये आपके फॉर्मेट जो हैं वही आपके कुमावत सर की बुक में या बड़जात्या सर की बुक में, दोनों में बढ़िया फॉर्मेट है और दोनों बुक से आप कंसीडर करके देखें, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सवाल ही करते रहने, थ्योरी भी पढ़नी है आपको। चलिए, तो यहाँ पर अब किस तरह से क्या लिखा जाए, कहाँ कौन सी लेज़र पोस्टिंग होगी, तो अब आप देखें कि एसेट्स यानी संपत्तियों का होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो संपत्तियों का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसे अब चूंकि रियलाइजेशन बंद हो रही है तो क्रेडिट करके हम बंद करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री एसेट्स, या आप लिख सकते हैं टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, संपत्ति लेखा से ये एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिख देंगे, टू एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स में क्या आ सकती हैं, तो आप देख लें, लैंड एंड बिल्डिंग है, भूमि भवन है, फर्नीचर है, मशीन है, प्लांट है, गुडविल है, और डेटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल है, ये सारी। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्रेडिट में आप क्या लिखते हैं, तो जब यहाँ पे अमाउंट में डैश करके लिख दे रहे हैं, बाय लायबिलिटीज अकाउंट या विविध लेखा। ठीक है, बाय लायबिलिटीज अकाउंट। तो लायबिलिटीज में क्या, दायित्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो ये बंद कैसे होगा, डेबिट करके। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या लिख देंगे, बाय लायबिलिटीज,
हिंदी में आप इधर दायित्व लेखा बस लिख सकते हैं, से या को की भी आवश्यकता इतनी नहीं रहती। और यहाँ पे संपत्ति लेखा भी लिख सकते हैं, संपत्ति लेखा से ये भी चल जाएगा। ठीक है, अब दायित्व क्या होंगे, जैसे क्रेडिटर्स लेनदार है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक अधिविकर्षण, ऋण है किसी प्रकार के, और खासतौर पे याद रखना प्रोविडेंट फंड, बैड डेट्स रिजर्व और डेप्रिसिएशन फंड, ये भी आपको जो है आते हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड आ गया, बाय लाइबिलिटीज हो गया। ठीक, फिर उसके बाद में यदि किसी साझेदार ने कोई दायित्व लिया, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, तो डेबिट में आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या यदि मान लीजिए पूंजी स्थायी बनाया है तो करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। ठीक है, किसी साझेदार द्वारा दायित्व लेने पर साझेदार ने कहा हम ले जाएंगे, हम पेमेंट कर देंगे उसका, तो वो इधर पे इस तरह से एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, उस पार्टनर मान लो ए ने लिया, बी ने लिया या फिर सी ने लिया, जिसने भी लिया उसका टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये लिख देंगे। तो लायबिलिटीज टेकन ओवर, यदि किसी पार्टनर ने कहा कि भैया ये एसेट्स जो है वो हम ले जाएंगे, हम लेंगे, पेमेंट करेगा वो, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और ये क्या आ जाएंगे, एसेट्स टेकन ओवर। ठीक, तो संपत्ति जो है ले ली, तो इस तरह से आ जाएगा, आ रहा समझ में। फिर उसके बाद में किसी प्रकार के दायित्व का भुगतान किया गया, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, या फिर कैश की जगह यदि मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में बैंक लिखा रहता है ना, तो फिर हर जगह कैश की जगह बैंक ही लिखना आपको, तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे यदि किसी प्रकार के व्ययों का भुगतान किया गया। फिर यदि मान लीजिए संपत्तियां बेची गई, बेचने पर पैसे आए, तो बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट ये लिखिए, संपत्तियां बेची गई। ठीक है, फिर और देखिए किसी प्रकार के वसूली व्यय का भुगतान, तो टू कैश डेबिट में आएगा। किसी प्रकार का दायित्व जो एडजस्टमेंट में दिया रहता कि ये दायित्व था लेकिन इसका भुगतान करना रह गया या करना होगा, तो टू कैश अकाउंट डेबिट में आएगा। यदि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करना है, अनरिकॉर्डेड संपत्ति है जिसका पहले कहीं लेखा नहीं था, वो बेची गई, पैसे आए, तो वो क्रेडिट में आएगा, बाय कैश आएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेट रहता है, आप अपनी बुक से भी देखेंगे, फॉर्मेट को लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो याद सा हो जाएगा वो आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्रेडिट ज़्यादा, डेबिट कम, तो प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डेबिट ज़्यादा, क्रेडिट कम, तो लॉस कहलाएगा, लॉस को बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से जो है कैपिटल अकाउंट या फिर करंट दिया तो करंट अकाउंट। आ रही कहानी समझ में, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसकी थ्योरी आप ज़रूर पढ़ लेंगे। अब आपके कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं ना, क्योंकि जनरली एक्सरसाइज में ही समस्या आती ना। चलिए ठीक है, तो ये आपके सक्सेना सर की बुक का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। शुरुआत के दो चार क्वेश्चन जो है, 2-4 ही हैं ये, 4-5 करीब 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ऐसा फॉर्मेट बना के डायरेक्ट लेज़र पोस्टिंग करनी है। तो जर्नल एंट्रीज आपसे, जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है जर्नल में, वो तो बनती है, आपको पढ़ दे रहे हैं ये कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आरत ये नाम है, हाँ, पार्टनर का। पार्टनर इन अ फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8,000। आरत फर्म में एक साझेदार है और उसने जो है वसूली के व्यय भुगतान किए 8,000 रुपये। तो यहाँ पर वही लाइबिलिटीज टेकन ओवर की तरह, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आरत कैपिटल अकाउंट, वसूली लेखा डेबिट आरत का पूंजी लेखा से 8,000 ये एंट्री होगी। ठीक है, फिर क्या हुआ नेक्स्ट, राजेश ने सहमति प्रदान की कि वह 15,000 रुपये वसूली व्यय के भुगतान करेगा, परंतु यह वे फर्म द्वारा भुगतान किए गए। तो फर्म द्वारा भुगतान किए गए ऑन बिहाफ ऑफ राजेश की तरफ से, तो लिखिए राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 15,000 रुपये। रमेश एक साझेदार जो 20,000 रुपये के पारिश्रमिक के भुगतान किए, वे फर्म के सभी व्यय भी भुगतान करेंगे। तो लाइबिलिटीज टेकन ओवर है, तो लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश, है ना, रमेश कैपिटल अकाउंट, वसूली लेखा डेबिट, रमेश का पूंजी लेखा से 20,000। अनुजा एक साझेदार को 18,000, एक साझेदार है, 18,000 रुपये पारिश्रमिक के भुगतान के उन सभी व्ययों को भुगतान करना था। फर्म ने 5,000 रुपये के व्यय दिए। तो यहाँ पर पार्टनर्स लाइबिलिटी आ रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुजास कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपये, और इन्हें कितने भुगतान किए गए पर्सनली देखा जाए तो 5,000 रुपये। फर्म ने 5,000 रुपये दिए किसको, अनुजा को, तो अनुजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इनको पेमेंट कर दिए तो टू कैश अकाउंट ये एंट्री होगी। ये हो गया पहला क्वेश्चन, वेरी सिंपल, जर्नल एंट्री। वसूली पर व्यय, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी जर्नल एंट्री करनी। वसूली पर व्यय 1500 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वसूली पर व्यय 600 रुपये जिसे मोहन एक साझेदार ने भुगतान किया, तो पार्टनर ने ले ली लाइबिलिटी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 600। नेक्स्ट है रोहन एक फर्म का साझेदार है को व्यवसाय के समापन के कार्य करने को कहा गया, जिसके लिए उन्होंने 2,000 रुपये का कमीशन जो है लिया या लेना निश्चित किया, तो ये भी लाइबिलिटी मतलब पेमेंट किया जा रहा है फर्म की तरफ से, उनके कैश ना करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मतलब क्रेडिट का बैलेंस उनका बढ़ा दिया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। फिर उसके बाद में ठीक है, एक और ट्रांजेक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट। 50,000 रुपये की पुस्तक मूल्य को मोटर कार, 50,000 रुपये की पुस्तक मूल्य की मोटर कार को 40,000 रुपये के पुस्तक मूल्य के लेनदारों ने अपने भुगतान के पूर्ण भुगतान में स्वीकार किया। अब यहाँ पर जो है इनको चूंकि रियलाइजेशन अकाउंट में पहले से ट्रांसफ़र किया गया है, ना तो कुछ पैसे मिले हैं न दिए। रियलाइजेशन अकाउंट में टू एसेट्स और लाइबिलिटी करते ही जब अपन लेज़र पोस्टिंग करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री की आवश्यकता नहीं है। थर्ड को ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन देखें आप, लिखा है संपत्ति का विक्रय किया 60,000 रुपये, तो पैसे आए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दायित्व का भुगतान किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जब पेमेंट करते हैं रियलाइजेशन टू कैश या टू बैंक, तो इस तरह से 20,000। शुभम एक साझेदार की संपत्ति के विक्रय पर 5% कमीशन निश्चित किया गया, तो 5%। अब यहाँ पे संपत्ति जो है, संपत्ति का अमाउंट नहीं दिया, यदि दिया रहता तो उस पर हमें 5% निकाला जाता और 5% जो आता वो आ जाता रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से। चलिए फिर नेक्स्ट है, वैसे यदि जनरली संपत्ति जो माने और कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो जो 60,000 वाली थी ना उसका आप 5% निकाल लीजिए, तो 60,000 का 5%, 6×5 = 3,000 रुपये आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट 3,000। आ रहा समझ में। बस इसी तरह से चौथी और पाँचवीं भी है, सेम जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट आप यदि आप देखना चाहें तो लिखा है चौथे क्वेश्चन में अलिखित दायित्वों का भुगतान किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दायित्वों का भुगतान रियलाइजेशन टू बैंक। 7,500 रुपये मूल्य के फर्नीचर एक साझेदार रोहित द्वारा लिया गया, रोहित ने संपत्ति ले ली। जब असेट्स लेते हैं तो यहाँ पे अपन लिख रहे थे ना, तो आ जाएगा रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना 7,500। वसूली पर लाभ को 18,000 रुपये जो साझेदारों में बांट दिया गया, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में लाभ क्रेडिट में जाता तो बाय रियलाइजेशन लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जब क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 18,000 को जो अनुपात दे रखा 5:7 यानी 5/12 7/12 में बांट लो। ठीक है। अलिखित संपत्ति से वसूली हुई 8,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अलिखित संपत्ति से वसूली सब फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ है, तो फॉर्मेट आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है। उसी तरह से पांचवा है। ठीक। फिर उसके बाद में पांचवे में पहला है
85,000 रुपये के लेनदारों ने 40,000 रुपये रोकड़ एवं 44,000 रुपये के विनियोग को पूर्ण भुगतान में स्वीकार किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है 40,000 रुपये रोकड़ जा रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका लेनदार 26,000 रुपये के थे जिसका मूल्य 28,000 था, पूर्ण भुगतान स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर ये आपका डायरेक्ट जो है इफेक्ट कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। हाँ, फिर 1 लाख रुपए के लेनदार 1,20,000 रुपये का भवन स्वीकार किया, 20,000 रुपये रोकड़ी दिए, उन्होंने दिए है ना, तो फर्म को रोकड़ी भुगतान किया तो कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट से लेजर पोस्टिंग जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप अपने एग्जाम्पल की जर्नल एंट्री भी ज़रूर पढ़ेंगे बुक में जो दी है। ठीक है, थैंक यू।